स्टूडेंट्स क्लास 10 आज लाइव क्लासेस का फोर्थ वीडियो हम डाल रहे हैं। इसके पहले हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस किए थे। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स एक ऐसा पदार्थ होता है फूड बैलेंस डाइट का, जिसकी भोजन में बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और इसकी डिफिशियंसी से डिजीज के लक्षण क्लियर होते हैं। और फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जीव जगत में न्यूट्रिशन कैसे होता है, लिविंग वर्ल्ड में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के लिए प्रत्येक जीवधारी भोजन लेता है, पोषक तत्व लेता है। पोषक तत्व लेने को ही जो है न्यूट्रिशन कहते हैं, फॉर सर्वाइवल ऑफ वाइटल एक्टिविटीज के लिए। तो पूरे लिविंग वर्ल्ड में प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स सबके बारे में इसमें कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन जो होता है दो तरह का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये हिंदी में से कहते हैं स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण। ये जो होता है ग्रीन प्लांट्स में होता है। जितने भी फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, जितने भी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें इस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा होता है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो निर्भर रहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं ऐसे एनिमल्स जो शाकाहारी होते हैं, हार्बीवोरस। क्या आते हैं इसमें? शाकाहारी, हार्बीवोरस बोलते हैं। हार्बीवोरस आते हैं इसमें। और इस पे जो होते हैं मांसाहारी आते हैं, जिसे कहते हैं कार्निवोरस। मांसाहारी होते हैं उसे कार्निवोरस बोलते हैं। मांसाहारी कार्निवोरस बोलते हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हार्बीवोरस पे डिपेंड रहते हैं। शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सब जो है स्वयं पोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। और अगला इसमें होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी सैप्रोजोई आते हैं। इसके बाद होता है पैरासिटिक। क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो जीव जगत में न्यूट्रिशन समराइज में बता रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्वयं पोषी बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड रहते हैं, इसमें शाकाहारी होते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं। मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। मृतोपजीवी जो होते हैं उन्हें सैप्रोजोइक कहते हैं। इसमें कोई जीव प्लांट पे डिपेंड होता है तो उसे सैप्रोफिटिक कहते हैं। सैप्रोफिटिक बोलते हैं। और अगला न्यूट्रिशन जो होता है इसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में ऐसे पौधे आते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जो अपना भोजन बनाते हैं।
शाकाहारी जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं हार्बीवोरस के ऊपर, ऑटोट्रॉफ के ऊपर, सॉरी स्टूडेंट्स। और मांसाहारी जो होते हैं वह हार्बीवोरस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद आते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोजोइक, इसे डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो जीव रहते हैं ऐसे माइक्रोब आते हैं जो जिससे भोजन लेते हैं वो भी लिविंग बींग्स होते हैं, और जिससे जो डिपेंडेंट रहते हैं वो भी लिविंग, दोनों कंपोनेंट जो लिविंग बींग्स होता है। और ये जो है होस्ट होते हैं, होस्ट होते हैं तो जिस पे डिपेंड रहते हैं उसको हमेशा ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको ये भी पैरासाइट जो होते हैं, ये दो तरह के पैरासाइट होते हैं, दो तरह के पैरासाइट होते हैं। एक होते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी पैरासाइट को हिंदी में कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, जो दूसरे जीवों के डायरेक्ट इंडायरेक्ट में एक बार रहते हैं। बाह्य परजीवी को एक्टोपैरासाइट कहते हैं, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। और जो बाह्य परजीवी में जैसे जू हो गए, कैटल्स में किलनी वगैरह बोलते हैं वो। और एंडोपैरासाइट दूसरा होता है अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। अंतर परजीवी को एंडोपैरासाइट बोलते हैं, एंडोपैरासाइट बोलते हैं, जो अंतर परजीवी होते हैं। और इसमें मैक्सिमम प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर आते हैं, जो मैमल्स के आंतों में पाया जाता है। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन इन लिविंग बर्ड इन शॉर्ट वे में। इसके बाद हम जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहते हैं, जिसमें जो है ऐसे पौधे आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, इसे प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पे हम सनलाइट ले रहे हैं, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे जो है मतलब प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स, ग्रीन प्लांट। यहाँ से जो एनर्जी आ रही है यह जो है रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी इसको विकिरण ऊर्जा हिंदी में कहते हैं, विकिरण ऊर्जा एनर्जी। वर्किंग कैपेसिटी आपके आगे नोन एज एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। ऊर्जा का ट्रांसफर जो है स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो है कन्वेक्शन, एक होता है कंडेंसेशन सॉरी। तो कंडेंसेशन सॉलिड जो होते हैं उसमें होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसमें एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होता है। और कन्वेक्शन जो होता है स्टेट ऑफ लिक्विड में होता है। तो इसमें जो मान लो कोई लिक्विड पदार्थ, हम गर्म थोड़ा सा एनर्जी के बारे में ट्रांसमिशन बताना चाहते हैं, हम कोई लिक्विड मैटर है यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, तो इसमें जो भी लिक्विड स्टेट मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से, अणु बोलते हैं इसे, अणु बोलते हैं। तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती रहती है, और जब एनर्जी अधिक हो जाती है तो नीचे वाला मॉलिक्यूल जो है इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होकर के ऊपर की तरफ पहुंचता है, और इसको हीट करते हैं तो पानी जो है इवोपरेट कर जाता है, इवोपरेट कर जाता है।
वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, स्टेट ऑफ मैटर इसका चेंज हो जाता है। तो हीट ट्रांसफर को इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। अब सॉलिड मटेरियल कोई जैसे होता है, ये भी मॉलिक्यूल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे हीट सोर्स आप लगा रहे हैं, कोई हीट का सोर्स दे रहे हैं, तो एनर्जी इसमें जा रही, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से होते होते लास्ट में ट्रांसफर हो जाती है। तो लेकिन गैसेस के स्टेट में जो है कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं, दोनों में मीडियम की आवश्यकता होती है, कन्वेक्शन और कंडेंसेशन में जो है। और यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी जो है आती है सूर्य से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का टाइम लगता है, 8 मिनट का टाइम लगता है। तो जो एनर्जी इसमें आती है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वाला रिक्वायरमेंट है। और रेडिएंट एनर्जी यहाँ से चलती है। तो रेडिएंट एनर्जी सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। और टोटल जो एनर्जी चल रही है उसमें विभिन्न प्रकार के जो एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं, उसमें जो है 52% एब्जॉर्ब कर जाता है, 42% आता है तो अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे 100% में से एनर्जी चली वाली सनलाइट की, तो 52 फ्लो आप एनर्जी थोड़ा सा ट्रांसफर कैसे होता है बताना चाह रहे हैं। तो 52% जो है आया एटमॉस्फेयर के लेयर में, चला रुक गया, एब्जॉर्ब कर गया। और 48% एनर्जी जो होती है वह अर्थ पे आती है। और इसका 85% एनर्जी जो है वह पत्तियों से क्रॉस हो जाता है, फिर वह सीधे वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे अर्थ पे हीटिंग होती है। और इसमें 12 to 13% लीव से क्रॉस हो जाती है। सन की एनर्जी 52% एब्जॉर्ब हो गई विभिन्न प्रकार के एटमॉस्फेयर के लेयर में, 48% एनर्जी जो है अर्थ पे आती है, इसका 85 जो है रिफ्लेक्ट होता है। और 12 से 13% 12 to 30% एनर्जी लीव से क्रॉस होती है। और 1 to 3% एनर्जी जो होती है, 1 to 3 क्या 1 to 2% ही 3% कर सकते हैं, वह फोटोसिंथेसिस में पौधे यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं। तो कहने का सेंस है कि 1 से 3% एनर्जी सूर्य के द्वारा पौधे लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। और उस एनर्जी के का जो है फूड चेन के माध्यम से जो कंज्यूमर्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में डिपेंड करते हैं। इसलिए सन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा इसमें उष्मा होती है, जो हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक में इसका कन्वर्जन होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला हो गया कि CO2 जो कि एटमॉस्फेयर से पौधे लेते हैं, दूसरा हो गया H2O रूट हेयर है, रूट हेयर्स, सॉइल पार्टिकल्स, इसमें जो वाटर पौधे यूज करते हैं, कई तरह के वाटर होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं, बायोकेमिकल वाटर होते हैं, केमिकल बाइंडिंग वाटर होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर होते हैं। लेकिन जो पौधे यूज करते हैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर प्लांट्स के लिए एसेंशियल, मतलब इस पौधे कैपिलरी वाटर जो पौधे अपने जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। और ये टिश्यू जाइलम के थ्रू पहुंचता है, जाइलम के थ्रू पहुंचता है लीव्स,
कहाँ पहुंचता है? लीव्स में। और थर्ड इसका क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट में एंटीना का वर्क करता है, कैसे करता है। और इसके बाद चौथा रिक्वायरमेंट इसका मेन होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। चारों रिक्वायरमेंट पहले नंबर पे रख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O जो सॉइल से जाता है, सॉइल के माध्यम से पौधों के पत्तियों तक जाइलम टिश्यूज के थ्रू जाता है, और एटमॉस्फेरिक CO2 का यूज होता है। और जो प्रोडक्ट बनता है वह कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 12 H2O सनलाइट क्लोरोफिल, और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है। और ऑक्सीजन गैस को लिविंग गैस कहते हैं, प्राणवायु इसको कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं। और C6H12O6 होता है, इसे ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और वाटर इसमें रिलीज होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें है कि एटम का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास कर सकते हैं। एटम को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो साइड होते हैं, दोनों में जो है इक्वेशन बैलेंस होने के लिए जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एटम को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं। तो जितने भी एटम हैं, चाहे कार्बन हो, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हो, सबका नंबर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है। इसके बाद ऑक्सीजन देखा जाए इस साइड में तो 12 और 12 24 O2 यहाँ पे है। हाइड्रोजन को देखेंगे तो 24H2 है। तो इधर भी देखेंगे तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन देखेंगे तो 24 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 है यहाँ पे, 6 यहाँ पे हो गया, 12 और 12 ऑक्सीजन O2 यहाँ पे हो गया, तो 24 O हो गया। तो 24 48 और 6 जो है 54 टोटल एटम्स इसमें यूज हो रहे हैं। यहाँ पे 54 एटम टोटल यूज हो रहे हैं। तो रिएक्शन बैलेंस है। और एटम जैसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एटम को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं। तो रिएक्शन बैलेंसिंग का थोड़ा सा बता रही है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वह जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2, वाटर फ्रॉम द सॉइल, कैपिलरी वाटर, और sunlight and chlorophyll presence in green part of plant make their own food like C6H12O6 and 6H2O and 6O2. C6H12O6 glucose
और ग्लूकोज यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन बताना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसकी क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें आता है मोनोसेक्राइड, मोनो SACHARIDES, मोनोसेक्राइड। सेक्राइड मीन्स शुगर, मोनो मीन्स सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसके बाद होता है ऑलिगोसेक्राइड, इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के ऑलिगोसेक्राइड बनाते हैं। और थर्ड होता है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड इसमें बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो मोनोसेक्राइड की जो सीरीज होती है वह C3 से लेकर के C7 तक होती है और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n ON। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n ON। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो मान लीजिए C3 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2n, C6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। इसी तरह से C4 यदि है तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ 8 हो जाएगा और O 4 हो जाएगा। इसी तरह से C5 है तो H10 हो जाएगा और O 5 हो जाएगा। इसको कहते हैं टेट्रोज शुगर, क्या कहते हैं टेट्रोज शुगर। इसको सॉरी स्टूडेंट्स, इसको टेट्रोज कहेंगे C4 वाले को, इसको ट्राइओज कहेंगे, ट्राइओज, इसको टेट्रोज कहेंगे, TETROS टेट्रोज। इसको पेंटोज कहेंगे, पेंटोज, ठीक है। यहाँ पे C6 H12 O6 हेक्सोज शुगर कहेंगे, हेक्सोज शुगर बोलेंगे। और यहाँ पे C7 यदि है, C7 H14 O7, इसको हेक्टोज शुगर कहते हैं, हेक्टोज शुगर, ठीक है। तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करना चाहें कि मोनोसेक्राइड में जो होते हैं ट्राई C3 से लेकर के C7 तक होते हैं। जनरल फार्मूला का CnH2n होता है। तो C3H6O3 टेट्रोज, जैसे साइंस में जो गिनती चलती है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, आर्टा, नोना, डेका। यहाँ पे 3 से शुरू है तो ट्राइयूज, ट्राई, फिर यहाँ पे है टेट्रोज, फिर यहाँ पे है पेंटोज, फिर यहाँ पे हेक्सोज, फिर यहाँ पे है हेक्टोज। फिर ऑलिगोसेक्राइड जो होता है इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6 मिल करके बनता है C22 H11 C12 S22 सॉरी इसका होगा C12, जैसे 6 है तो C12 S22 O11 प्लस S2 मॉलिक्यूल यहाँ से
रिलीज हो जाएगा। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बाइंड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पे हो गया थोड़ा सा जो है, इसमें हम ग्रीन प्लांट जो होता है ये क्लोरोफिल के नाते होता है, और प्रकाश संश्लेषण जो उसका इसका मैकेनिज्म समझने के लिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी समझना आवश्यक होता है। तो प्लांट किंगडम में जो होते हैं इसको प्लास्टिड्स बोलते हैं, PLASTIDS, प्लास्टिड्स को लवक हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। इसको कहते हैं वर्डी लवक, वर्डी लवक, वर्डी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लवक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसे कहते हैं अवर्डी लवक, अवर्डी लवक, जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, LEUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है वर्डी लवक, जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा होता है हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, हरित लवक कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जो रूट वगैरह में पौधे के कलरलेस पार्ट होते हैं उसमें पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक जो पौधे के ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है में ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, इसको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसमें सिक्के की ढेर की तरह संरचना होती है। दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं। इसे कहते हैं थैलेडोइड्स, थैलेडोइड्स कहते हैं। और इसमें जो सिक्के के ढेर की संरचना होती है इसे ग्रैना कहते हैं, GRANN, ग्रैना। सिंगुलर इसका होता है ग्रैनम, ग्रैनम बोलते हैं। और इसमें जो मैट्रिक्स होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं। मैकेनिज्म में प्रकाश फोटोसिंथेसिस के जाएंगे तो 2 तरह का इसमें रिएक्शन होता है। एक के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है तो उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन। और दूसरे के लिए लाइट की रहे तो भी न रहे तो भी होगा, इसे डार्क रिएक्शन कहेंगे, डार्क रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो पानी को भी जल द्वारा लेते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रोजन और OH में डूबता है। और जो है क्लोरोफिल से सनलाइट एब्जॉर्ब फोटोलिसिस ऑफ वाटर की हेल्प से होता है। और इसमें डार्क रिएक्शन में जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और ऑक्सीजन की सहायता से और मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण पौधे अपना कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो स्टूडेंट इस पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं
और इसके थर्ड पार्ट में हल्का सा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम बताएंगे हाई स्कूल लेवल पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो हमारा आपको बेनिफिशियल लगेगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है ही, और आप लोग सब लोग इसको प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देंगे। और आपका हमको विशेष प्यार चाहिए चैनल को ग्रो करने के लिए। तो इस पार्ट में इतना ही, और लाइव प्रोसेस के 5th पार्ट में हम मिलते हैं कल।